Hello students, today we are going to study about the Drosophila, a very common fruit fly और आपके सिलेबस के अंदर जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का पार्ट है और एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जेनेटिक्स के अंदर इसको पढ़ा जाता है। इससे रिलेटेड कई एक्सपेरिमेंट्स हमें करने होते हैं। तो यह एक जेनेटिक्स का मॉडल ऑर्गेनिज्म है। जिस प्रकार से मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे, वैसे ही वर्तमान समय में मॉर्गन के बाद ड्रोसोफिला का अध्ययन और इस पर आनुवंशिकी के प्रयोग जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है। जो अध्ययन आप इसके अंदर करेंगे वह 7 प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम ड्रोसोफिला का सामान्य जो लक्षण है उसके बारे में, जो उसके बाह्य आकारिकीय लक्षण है यानी जो जनरल कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हैं। फिर इसके अंदर जो मेल और फीमेल के अंदर विशिष्ट लक्षण होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। मेल के अंदर सेक्स कॉम्ब पैर पर एक कंघी समान संरचना पाई जाती है, उसकी स्लाइड आपको बनानी होती है और उसके बारे में जो है अध्ययन करना है। साथ ही साथ इसका जीवन चक्र जो आपको लैब में इनको संवर्धित करना है तथा इसके विभिन्न जो जीवन चक्र की प्रावस्थाएं हैं, जैसे अंडे से जो लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा का निर्माण होता है और प्यूपा से वयस्क बनता है, इन सब का भी अध्ययन आप करेंगे। संवर्धन इसका जो लैब में किया जाना है, कल्चर वो किस प्रकार से होगा, उसकी विभिन्न विधियों का अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे इसके अन्य भाग में। तथा ड्रोसोफिला पर जो सामान्य लक्षण हैं जिन्हें अपन वाइल्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, तथा उत्परिवर्ती लक्षण जो म्यूटेंट कैरेक्टर्स हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके उपरांत इसके लार्वा में जो हमें लार ग्रंथि गुणसूत्र सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम मिलता है, उसकी स्लाइड बनानी है तथा उसका अध्ययन भी किया जाता है। तो यह 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले तो यदि हम देखें तो ड्रोसोफिला का जो वर्गीकरण है, यह फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। आर्थ्रोपोडा यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस, संधि युक्त उपांग। शरीर के जो विभिन्न भाग हैं उसमें जॉइंट्स रहेंगे। इसको हम सब फाइलम मैंडिबुलेटा में रखते हैं, यानी जो मुखांग मैंडिबल है वह पाए जाते हैं। जो यहाँ पर तो वह विभेदित हो जाते हैं, लेकिन मैंडिबल सामान्यतया ऐसी संरचना है जो भोजन ग्रहण के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा या हेक्सापोडा, इसका अर्थ हुआ जो भी इस वर्ग के सदस्य हैं, जो भी क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स हैं, उनमें 3 जोड़ी पैर, हेक्सा यानी 6, पोडा यानी पैर, यानी कुल 6 पैर पाए जाएंगे। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स यहाँ पर होते हैं। सब क्लास टेरिगोटा, टेरॉन का अर्थ होता है पंख, यानी इनके अंदर पंखों की उपस्थिति देखी जाती है। जो सुपर ऑर्डर है एंडोप्टेरिगोटा, एंडोप्टेरिगोटा का अर्थ होता है जो पंखों का विकास है वो त्वचा के भीतरी भाग से होगा, इसलिए इसे एंडोप्टेरिगोटा रखा कहा जाता है। इसका गण ऑर्डर डिप्टेरा है। डाय का अर्थ हुआ 2, टेरा पुनः पंख, यानी इसमें 2 पंख पाए जाएंगे, जिस प्रकार से अन्य मक्खी मच्छर में मिलते हैं उस प्रकार से। अधिकतर कीट में 4 पंख होते हैं, एक अग्र जोड़ी और एक पश्च जोड़ी, लेकिन यहाँ पर केवल अग्र जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पश्च जोड़ी पंख जो हैं, जो हाइंड विंग्स का पेयर है, वो रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, जिसको आगे आप पढ़ेंगे। जो जीनस है ड्रोसोफिला, ड्रोसो का अर्थ होता है जो ड्यू है यानी ओस की बूंदे, फिला का अर्थ होता है एफिनिटी। तो यह जैसे कोई भी रस युक्त जो पदार्थ हैं जो ओस के बूंद के समान दिखाई देते हैं, उनके प्रति यह आकर्षित होती है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो जो फलों का रस है उसके प्रति यह आकर्षित होती है। मिलैनोगैस्टर, मिलैनो शब्द
गहरे रंग से संबंधित है, गैस्टर यानी उदर, तो इसके जो उदर का भाग है वो गहरे रंग का, काले रंग का होता है। तो जैसा अभी अपन ने कहा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यह मक्खियों की एक प्रजाति है, या जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, और ऑर्डर डिप्टेरा इसका जो फैमिली है ड्रोसोफिलेडी में रखा जाता है। इसे कॉमन फ्रूट फ्लाई या विनेगर फ्लाई भी कहते हैं। और यह जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर प्रजाति है, यह बायोलॉजिकल रिसर्च, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस व कई अन्य उद्विकासीय इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझने में इसको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज़ में लिया जाता है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह एकमात्र ऐसा जीव है जिससे संबंधित कार्यों के लिए 6 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, ये विभिन्न वैज्ञानिक हैं तथा इनके नीचे जो नोबेल पुरस्कार के चिन्ह बने हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 6 नोबेल पुरस्कार प्राइजेस इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन have been awarded to total 10 scientists for their groundbreaking biological work based on the fruit fly research। अगर इनका हम ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन मात्र लें तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि लगभग 100-150 वर्ष से यह मक्खी जो है यानी फ्रूट फ्लाई कितनी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। 1928 में टी.एच. मॉर्गन ने इसके ऊपर कई प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सहलग्नता लिंकेज की खोज की। तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन। और उन्होंने ये भी बताया कि जो गुणसूत्र है उन पर उपस्थित जीन्स जो पास पास स्थित होगी वो सहलग्न हो जाती है, लिंक्ड जीन्स हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि उसके अंदर लिंकेज होगी, सहलग्नता होगी, तो वह मेंडल के तीसरे नियम यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को का पालन नहीं करेगी। सो इफ द जीन्स आर लिंक्ड they will not follow the inheritance law, third law of Mendel, that is law of independent assortment। ये जो मॉर्गन हैं विभिन्न ड्रोसोफिला मक्खी पर प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ उनके शिष्य अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हुए आगे चलकर। ये अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट इन्होंने अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाया और इन्होंने फिर लिंकेज मैप्स बनाए। लिंकेज मैप्स की सहायता से पूरे गुणसूत्र पर जीन्स की स्थिति का जो है एक आरेख तैयार हो जाता है, एक मैप तैयार हो जाता है, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि किस गुणसूत्र पर कौन से जीन्स और उनकी स्थिति क्या है। यही प्रक्रिया 2003 में जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रूप में पूरी की गई, तो जिसमें मानव गुणसूत्र पर जीन्स की व्यवस्था का अध्ययन सम्मिलित है। दूसरा नोबेल पुरस्कार जो है हरमन जोसेफ मूलर को दिया गया। इन्होंने उत्परिवर्तन के लिए एक्सरे विकिरणों की सहायता ली। तो इन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेंट वेराइटीज़ डेवलप करी बाय यूजिंग एक्सरेज। तो ये दूसरे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे मूलर, जिन्होंने इंड्यूस्ड म्यूटेशन का उपयोग किया। तीसरा नोबेल पुरस्कार 1995 में एडवर्ड बी लुइस, क्रिस्टियान नुसेल बोलहार्ड तथा एरिक एफ विज हाउस को दिया गया। और इन्होंने आनुवंशिकीय रूप से किस प्रकार से परिवर्धन का नियंत्रण होता है, दैट इज जेनेटिक कंट्रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, का अध्ययन ड्रोसोफिला की विभिन्न प्रावस्थाओं में किया कि किस प्रकार से अंडे से जो लार्वा बन रहा है, लार्वा में किस प्रकार से जीन्स जो हैं वह उसमें परिवर्धन के कार्यों का नियंत्रण करती है, कैसे उसका जो है विकास होता है, कैसे प्यूपा बनता है और किस प्रकार से वह वयस्क में कायांतरित होता है। 2004 में रिचर्ड एक्सेल वैज्ञानिक को जो है इसके एंटीना पर स्थित विभिन्न संवेदी कोशिकाओं के संगठन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने जो इसका घ्राण संवेदी तंत्र है
यानी ऑल्फैक्टरी सिस्टम, जो एंटीना में जैसा आप चित्र में देख रहे हैं एंटीना और ब्रेन से संबंधित है, उसका अध्ययन इन्होंने किया। 2011 में जूलियन एस ए हॉफमैन को पुनः ड्रोसोफिला में जो इन्नेट इम्यूनिटी है, यानी जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसका अध्ययन इन्होंने ड्रोसोफिला में किया। अब आप कहेंगे कि जब हम मानव से संबंधित इम्यूनिटी की बात करते हैं, प्रतिरक्षा की बात करते हैं, तो ड्रोसोफिला पर इतना प्रयोग क्यों किया गया? दरअसल अब हमें ये ज्ञात है कि मानव और ड्रोसोफिला के अंदर 95% जीन्स समान हैं, और जो जीन्स वहाँ पर जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वैसे ही वो हमारे शरीर में भी कार्य करते हैं। तो यदि हम ड्रोसोफिला पर कोई प्रयोग कर रहे हैं तो वह उन जीन से संबंधित प्रयोग हमारे शरीर पर भी लागू होगा। इस प्रकार से 2017 में जेफरी सी हॉल, माइकल रोसबाश और माइकल डब्ल्यू यंग को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया सर्काडियन रिदम के खोज के लिए। सर्काडियन रिदम यानी किसी भी जीव में 24 घंटे के अंदर जो यानी दैनिक क्रिया है वो किस प्रकार से नियंत्रित होती है, उसका अध्ययन उन्होंने ड्रोसोफिला के प्रयोगों में किया। अब प्रश्न उठता है कि ड्रोसोफिला का चयन क्यों किया जाता है? वाई टू यूज़ ड्रोसोफिला इन एक्सपेरिमेंट्स? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि भाई जो ड्रोसोफिला है एक सामान्य मक्खी है, आसानी से इसको हम पकड़ सकते हैं, आसानी से इसको पहचान सकते हैं। और ये आपने घरों में भी देखा होगा, पके हुए फलों पर, सब्जियों पर यह छोटी छोटी मक्खियाँ जो हैं ये बैठ जाती है, विशेषकर गर्मी और बारिश के दिनों में बहुतायत में पाई जाती है। यह आकार में छोटी होती है, इनको आसानी से हैंडल किया जा सकता है, यानी इन पर प्रयोग करना बहुत आसान है। साथ ही इनका कल्चर करना, संवर्धन करना भी आसान है। सिंपल कल्चर मीडियम जिनमें ज़्यादा खर्च नहीं होता और बहुत ही कम उपकरण की आवश्यकता है जो सस्ते होते हैं, इसलिए इनका जो संवर्धन है लैब में, घर में आप आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए कोई विशेष बड़ी जगह की भी आवश्यकता नहीं रहती। फिर जो फोर्थ इसका मुख्य कारण है कि जो नर व मादा हैं वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इनको बहुत सिंपल तरीके से माइक्रोस्कोप के नीचे जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका जीवन काल जो है वह बहुत छोटा होता है। इनका जनरेशन टाइम 10 से 12 दिन का है, यानी ये परिपक्व मैच्योर हो जाती हैं, और इनकी आयु लगभग 28 से 30 दिन की होती है। जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ ओनली ऑफ 28 to 30 डेज। तो यदि अपन तापक्रम को नियंत्रित करके इसको लैब में डेवलप करते हैं तो इसकी कई पीढ़ियाँ उत्तरोत्तर पाई जा सकती है या बनाई जा सकती है। तो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर हम कई सारे प्रयोग इसमें वर्ष भर कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको बेहोश करना और क्रॉस करना भी आसान है। CO2 की सहायता से या इसको बर्फ़ में रख कर इनको बेहोश किया जा सकता है, किसी रसायन अन्य की आवश्यकता नहीं है। और क्रॉसिंग के लिए जो छोटी वायल्स के अंदर हम इसकी सेक्सिंग कर सकते हैं। जब हम गुणसूत्रीय स्तर पर अध्ययन करते हैं तो इसमें 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये जो 4 जोड़ी गुणसूत्र हैं इसके कारण इनका अध्ययन बहुत आसान हो जाता है, इनके मैप्स बनाना आसान हो जाता है, जीन को लोकेट करना आसान हो जाता है। देखिए, अब पहला जो प्रयोग है वह है ड्रोसोफिला के सामान्य लक्षण। तो ड्रोसोफिला के जो सामान्य लक्षण हैं, ड्रोसोफिला जैसा हमने शुरू में कहा, ड्रोसो का अर्थ होता है ड्यू, यानी ओस की बूंदें। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है, ओस की बूंदों का अर्थ यहाँ पर फलों के रस से है, और ड्यू लविंग यह होंगे। साथ ही साथ जो है यह मिलानो, अगर आप इसके उदर के निचले भाग को देखें तो वो गहरे रंग का है, काले रंग का है। तो उदर यानी गैस्टर और मिलानो यानी ब्लैक। तो यह ब्लैक कलर का जो है भाग इसके उदर का होता है, जिस कारण से इसको हम मिलानो गैस्टर कह रहे हैं। और जैसा आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं
या फलों के जो पल्प है, जो फलों का गुदा होता है, उसके ऊपर यह आसानी से परिवर्धित हो जाती है। इस प्रकार के प्रेक्षण आपने घर पे भी किए होंगे। पका हुआ केला यदि आप कहीं पर रख देते हैं छाया वाली जगह पर, तो ये मक्खियाँ वहाँ बहुतायत में इसके ऊपर बैठ जाती हैं। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर लिव्स इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। कॉमनली यह ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन यह टेम्परेट जो स्थान है वहाँ पर भी कुछ भागों में मिलती है। दे आर लेस टॉलरेंट टू कोल्डर टेम्परेचर। ज़्यादा ठंडे इलाकों में ये नहीं पाई जाएगी। यह सामान्यतया 20 से 40 डिग्री वाले तापक्रम वाले स्थानों पर मिलती है। और चूँकि यह एक कीट है, तो इसके ऊपर कीटों के सभी लक्षण मिलेंगे। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो इसका बाह्य कंकाल है, क्यूटिकल, उसमें काइटिन उपस्थित होता है। शरीर 3 भागों में बांटा जाता है, यानी हेड, थोरैक्स तथा एब्डोमेन, सिर, वक्ष तथा उदर। 3 जोड़ी पैर पाए जाएंगे जो कि खंडित होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, तथा शरीर जो है सामान्यतया पीले से भूरे रंग का होता है, तथा 3 से 4 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, तथा 2 मिलीमीटर जो है इसका व्यास रहता है। अब हम इसके तीनों शरीर के भागों को देखें। सिर, यह लगभग गोलाकार है, जिसमें बहुत बड़े आकार की लाल रंग के नेत्र पाए जाते हैं। यह संयुक्त नेत्र होते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। और जो संयुक्त नेत्र हैं वो ओमेटिडिया से बने हुए रहते हैं। यानी संयुक्त नेत्र की जो मूल इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड आई इज ओमेटिडिया। फिर 3 छोटे सिंपल आइज भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो आप यहाँ ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये 3 सिंपल आइज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एंटीना आकार में बहुत छोटा होता है और यह 3 खंडों का बना हुआ रहता है। मुख जो है इसका चुष्कांग प्रकार का होता है, जैसे सभी मक्खियों में मिलता है, स्पंजिंग टाइप का। तो यह जो भी रस युक्त या द्रव वाले भाग हैं, उनको अपने मुख से सोखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिंपल आइज 3 जोड़ी जो केवल प्रकाश संवेदी होती हैं, इनके अंदर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। फिर संयुक्त नेत्र 1 जोड़ी जो बड़े आकार की है और सिर का मुख्य भाग घेरते हैं। आगे की तरफ एंटीना, और एंटीना के ऊपर रोमिल, एक एरिस्टा नाम की संरचना पाई जाती है, जिस पर संवेदांग होते हैं। तो जैसा अभी अपन ने कहा, ड्रोसोफिला का जो सिर है उस पर बहुत बड़े आकार की ईंट के समान लाल रंग के संयुक्त नेत्र उपस्थित हैं, जो ओमेटिडिया से बने हुए रहते हैं। लगभग 760 ओमेटिडिया प्रत्येक संयुक्त नेत्र में उपस्थित है। इसका जो एंटीना है प्लूमोज या फेदरी टाइप का होता है, और उसी के साथ संवेदी एरिस्टा नामक जो शाखाएं हैं वो पाई जाती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह तो इसका एंटीना है, और यह जो भाग है यह एरिस्टा। यहाँ पर ये छोटी छोटी जो इकाइयाँ आप देख रहे हैं, यह ओमेटिडिया है। अब सिर के बाद वक्ष का भाग, थोरैक्स। थोरैक्स सभी कीट में 3 खंडों का बना हुआ रहता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स तथा मेटाथोरैक्स। और इनसे जो है 3 जोड़ी पैर और 1 जोड़ी पंख निकलते हैं। मूलतः तो इनमें भी 2 जोड़ी पंख थे, लेकिन 1 जोड़ी पंख, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जो अग्र पंख है वो तो पूर्णतया विकसित हो जाते हैं, लेकिन जो पश्च जोड़ी है, वह पश्च जोड़ी यहाँ पर हेल्टर्स में, जो कि एक प्रकार की संतुलन के लिए कार्य में ली जाने वाली संरचना है, उसमें रूपांतरित हो जाती है। तो ड्रोसोफिला के जो पंख होंगे, 1 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जो मध्य थोरैक्स के खंड से विकसित होंगे, मीजोथोरैक्स से विकसित होंगे। और जो मेटाथोरैक्स है, वहाँ से दूसरी जोड़ी पंख निकलते हैं, लेकिन वो अवशेषी हो जाते हैं और बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं, जिनको हेल्टर्स कहा जाता है। पंखों पर विशिष्ट प्रकार का शिरा विन्यास,
जो वेनेशन है वो पाया जाता है। और पंखों का वेनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसकी सहायता से हम वर्गीकरण करते हैं। तो विभिन्न जो इंसेक्ट्स हैं उसके विंग्स की मदद से हम उसको विभिन्न गण तथा उपगण, कुल यानी फैमिली में इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो ये इस प्रकार से एक जोड़ी पंख और हेल्टर्स, अब आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह हेल्टर्स दिख रहे हैं। उदर के अंदर जो है लगभग नहीं, वक्ष के अंदर हमें 3 जोड़ी पैर मिलेंगे। प्रत्येक जो पैर होता है उसमें 5 खंड पाए जाते हैं। 5 खंड जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह जो ऊपर का भाग है यह कोक्सा, ये ट्रोकैंटर, फिर इसके बाद फीमर, फिर यह पतला टीबिया, और फिर इसके बाद ये जो भाग है यह टार्सस। तो कोक्सा, ट्रोकैंटर, फिर फीमर, टीबिया तथा टार्सस। टार्सस पुनः 5 उपखंडों में बटा हुआ रहता है। तो पैर खंडित है और पैर के खंडों को पोडोमर कहा जाता है। वक्ष के थोरैक्स के प्रत्येक खंड से एक जोड़ी पैर का विकास होता है। और यहाँ पर जो आप ये जो इसका पैर देख रहे हैं उसमें एक विशिष्ट संरचना भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि नर के अंदर जो सेक्स कॉम्ब है वो पाया जाता है, जो कि उसकी विशिष्टता रहती है, जो मादा में नहीं पाया जाएगा। तो एब्डोमेन, अब तीसरा भाग जो है वो उदर, यह लगभग हल्के पीले रंग का होता है लेकिन उसके ऊपर काली पट्टियाँ पाई जाती है। और उदर के अंदर 5 से 8 सेगमेंट्स, खंड पाए जाएंगे। तो यह उदर की संरचना हुई। उदर के पश्च भाग में जननांग होते हैं, जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या जिसे हम फेलोमर्स कहते हैं वो उपस्थित रहेंगे, तथा एनस जो गुदा है वह उपस्थित होती है। यह इसकी आंतरिक संरचना हो गई जो आप थ्योरी पार्ट के अंदर स्टडी करते हैं। और सामान्य संरचना अन्य कीट के समान ही है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है वह फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में बटी हुई रहती है। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर ट्रैकिया पाए जाएंगे। ट्रैकिया पुनः ट्रैक्यूल्स में बटती है जो ऊतकों को घेरती है। स्पायरैकल्स के द्वारा वायु भीतर की तरफ आती है। उत्सर्जन के लिए मेलपीजी नलिकाएं पाई जाएगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर होता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र है। और शरीर के जो गुहाएं हैं उनके अंदर इसका हीमोलिम्फ, रुधिर लसिका प्रवाहित होता है। जो सामान्य लक्षणों से पॉइंट्स हैं ये आपको फाइल के अंदर इस प्रकार से लिखने हैं, तथा नर तथा मादा का चित्र भी आप इसके ड्राइंग वाले पेज पर बनाएंगे। अगले लेक्चर में हम इसका जो नर तथा मादा के जो विभिन्न विशिष्ट लक्षण हैं, नर का सेक्स कॉम तथा अन्य एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी करेंगे। थैंक यू।